हेलो फ्रेंड, आज बात करते हैं चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास का है इंडियन डेवलपमेंट का। चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले हम लेते हैं इकोनॉमी ऑफ अ country includes of all production, distribution, or economic activity that relate with people and determines all living standard। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा इकोनॉमिक ऑफ ऑल कंट्री इंक्लूड्स ऑफ ऑल प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है दैट इज द रिलेट विद द पीपल एंड डिटरमिन्स ऑल लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि उनके रहने की जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उन सबको इंक्लूड करने के बाद एक वर्ड डिसाइड होता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, बट क्या था, इंडिया की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस वक्त। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक was a very bad shape at the time of independence, time of independence। ठीक है गाइस, यानी कि बहुत बुरी हालत थी इंडियन इकोनॉमिक की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी आज़ादी के वक्त एट द टाइम ऑफ 1947 या फिर उसके सम टाइम आफ्टर। अब हम बात करते हैं कि वो बुरी हालत किन किन वजह से थी। ठीक है, बिकॉज दैट, क्योंकि जो ब्रिटेन था उसने सिर्फ एक इंडिया को यूज़ करा था, इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, और बदले में इंडियन को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। अब हम वो डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअल में थी क्या और कौन कौन सी कंडीशंस थी। अब हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या थी, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बेस के बारे में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल बेस जो थी हमारी, इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट है, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एक्चुअल में पहले मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इसको आगे हम डिस्कस भी करते हैं। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था कि बिल्कुल भी लेवल नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का, यानी कि एग्रीकल्चर जो था, जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे थी, यानी कि बहुत बुरे लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा बैड लेवल पे थी। क्यों, अब ये हम बात करते हैं इससे आगे। ड्यू टू लैंड सेटलमेंट introduced by British गवर्नमेंट, जो कि एक रिलेट करता था जमींदारी सिस्टम से, प्रॉफिट एक्यूर
टू जमींदार, ड्यू टू दिस all cultivators produce less। एक्चुअल में क्या था, लैंड सेटलमेंट का एक एरिया था। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये एक सेटलमेंट कर ली थी लैंड सेटलमेंट की, ज़मींदारों को तो प्रॉफिट था, बिकॉज दैट जो ज़मींदार थे वो कल्टीवेटर से जितनी मर्जी चाहे क्या ले सकते थे, परसेंटेज के तौर पर लगान ले सकते थे, टैक्स को इकट्ठा कर सकते थे उनसे। बट जो कल्टीवेटर से वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे थे, मतलब खुद के लिए इतना प्रोडक्शन कर पाए थे जितना वो खा पाए, बाकी उनका सारा कहाँ चले जा रहा था, किसके पास चला जा रहा था, जमींदार के पास। बिकॉज दैट ये जो प्रॉफिट था वो किस, मतलब ब्रिटेन ने ये पॉलिसी ऐसी बनाई कि जमींदारों को प्रॉफिट हो, बिकॉज दैट जो जमींदार थे वो लिमिटेड टैक्स देते थे किसको, ब्रिटिशियर को, और जो जमींदार थे वो अनलिमिटेड टैक्स इकट्ठा कर सकते थे किसके साथ, कल्टीवेटर्स के साथ। ठीक है, किसके साथ इकट्ठे कर सकते थे, कल्टीवेटर्स के साथ। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। ठीक है, अब हाई डिपेंडेंस मॉनसून का मतलब क्या था, जितना भी सिस्टम था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, मॉनसून के ऊपर करता था। बिकॉज जो ब्रिटिशियर थे, ब्रिटिशियर जो थे उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं करा था परमानेंट मीन्स यानी कि साधनों के लिए, किसके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए। नेवर फॉर परमानेंट मीन्स। ठीक है, परमानेंट मीन्स के साथ उन्होंने बिल्कुल भी फायदा नहीं कर पाए, वो किसके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए। बिकॉज दैट वो तो क्या होता था, जितने भी हमारे कल्टीवेटर्स थे वो किस पे डिपेंड करते थे, मॉनसून पर। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई, उसको लेके डेवलपमेंट नहीं हो पाई एग्रीकल्चर के अंदर, नेवर डेवलप। ठीक है, थर्ड पॉइंट लेते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। अब ये क्या था, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट का मतलब होता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेगोशिएबल और यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब किसी भी तरीके से जो इरिगेशन थी वो उसकी बहुत कमी थी उस वक्त, और जो फर्टिलाइजर थे उसका तो यूज ही नहीं होता था, बिल्कुल नेगोशिएबल था। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं, फिर तरीके से डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन, नेगोशिएबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस dismissal level of agriculture productivity। अब इसमें इसका मीनिंग क्या निकलता है, उस वक्त एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन थी, नेगोशिएबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर यूज नहीं होते थे। ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसके लिए क्या हुआ, प्रॉपरली यूज नहीं हो पाया, और जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी हमारे। ठीक है, एक बारी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन थी ये सारी इंडस्ट्रियल ट्रेड थी। सबसे पहले है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ करता था। जमींदारी सिस्टम का मतलब ये था कि
जमींदार तो ब्रिटिशर्स को लिमिटेड टैक्स देते थे, बट वो कल्टीवेटर से अनलिमिटेड टैक्स वसूल कर सकते थे। सेकेंड है हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून, मानसून पे निर्भर करते थे सारे कल्टीवेटर्स, क्योंकि ब्रिटिशर ने कोई भी एफर्ट नहीं करा था परमानेंट मीन्स के लिए, परमानेंट साधनों के लिए, किसको डेवलप करने के लिए, किसको, एग्रीकल्चर को। और थर्ड है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, किसी भी तरीके के प्रॉपर इनपुट थे ही नहीं वहां पर। लैक ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन नहीं हुआ करती। नेगोशिएबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स भी यूज नहीं करते, जो कि कारण बना किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होने का। ठीक है गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री फैक्टर के बारे में। ठीक है, कि इंडस्ट्री फैक्टर कौन कौन से थे। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अलाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अलाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बड़े तेज चैनल थे ये, बहुत ज़्यादा तेज चैनल थे। एक्चुअल में करा क्या इन्होंने, मतलब जितना भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वो सब कुछ क्या कर दिया, टैरिफ फ्री कर दिया, और वहाँ से आने वाला भी क्या कर दिया, टैरिफ फ्री कर दिया। बिकॉज दैट की जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडीक्राफ्ट मार्केट थे उसको पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, स्पॉइल करना चाहते थे पूरे के पूरे तरीके से। डिस्कस करते हैं, लिखते हैं हम, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट from India and free import of British industrial product from India at heavy duty on Indian handicraft goods. It leads to decay handicraft गुड्स। एक्चुअल में करा क्या फ्रेंड्स इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिया था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, और फ्री इंपोर्ट भी कर दिया इन्होंने साथ साथ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल के लिए प्रोडक्ट को। क्यों, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी लगा रहे थे किन पर, इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर, जो कि एक लीड्स कर रहा था, डिके कर रहा था किसको, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, यानी कि पूरे के पूरे तरीके से क्या हो रही थी, वो स्पॉइल हो रही थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारा है, जो हम डिस्कस करते हैं, वो है कंपटीशन फ्रॉम मशीन। नाम से ही पता लग रहा है कि इस बार ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनका कंपटीशन किन के साथ था, मशीन के साथ था। एक्चुअल में हुआ क्या, ड्यू टू लो प्राइस with better quality, Indian craftsmen shut down handicraft industry। बेसिकली इन्होंने क्या करा, जो कंपटीशन था मशीन के साथ, एक्चुअल में क्या हुआ कि जितने भी मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, जितने भी क्राफ्टमैन थे, उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्री बंद करने का फैसला ले लिया। क्यों, क्योंकि वो मशीनरी मेड जो गुड्स थे वो लो प्राइस पे और बेटर क्वालिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो क्या खत्म करना चाहते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स मार्केट को पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट है इसका, मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। डिस्कस करते हैं इसको भी।
more market for British goods। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन of Indian Railway started transportation at different parts of country। बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने रेलवे स्टार्ट करी। क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि वो अपने गुड्स को अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स पे क्या करना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, आगे, एज अ साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज फॉर ब्रिटिश, मतलब वो अपनी मार्केट क्या करना चाहते थे, अब धीरे धीरे बड़ा करना चाहते थे। और एज अ लो कॉस्ट, मतलब वो कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल करवाना चाहते थे। किनको? जो इंडियन गुड्स, इंडियन पीपल थे उनको, और इंडियन गुड्स को पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। ब्रिटिश प्रोडक्ट expanded while it started shrinking। धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केटें सिकुड़ना चालू हो गई जो इंडियन गुड्स की थी, बिकॉज फॉर हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, मतलब इंडियन प्रोडक्ट का क्या हुआ था, उस पर हाई कॉस्ट पड़ रही थी, और जितने भी ब्रिटिशर गुड्स थी वो सारी क्या हो रही थी, धीरे धीरे सस्ती हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ एक और एक ही टारगेट था कि इंडियन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तहस नहस करना था उन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं कि मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, इसके अंदर क्या था, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। उन्होंने रेलवे लेके आए, स्टार्ट करा ट्रांसपोर्टेशन को डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में, यानी कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह भेजना चालू करा। बिकॉज एज अ साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज, वो क्या करना चाहते थे, वो मार्केट के साइज को बढ़ाना चाहते थे ब्रिटिश के लिए, एज अ लो कॉस्ट पर। ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे वो एक्सपेंडेड होते गए, वाइल यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टेड हुआ श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट की क्या हो रही थी, हाई कॉस्ट हो जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसका अगला सेक्टर जो कि क्या है, फॉरेन ट्रेड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो विदेशी ट्रेड था वो कैसे रहा, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो के अंदर। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वीडियो के अंदर।